स्वागत है आपका दोस्तों वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों संपूर्ण झारखंड, आइए देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित इस वीडियो सीरीज़ का आज का ये भाग। दोस्तों आज के इस भाग में हम लोग देखेंगे झारखंड की विभिन्न जनजातीय शासन व्यवस्थाओं के बारे में। आप जानते हैं कि झारखंड में जो है विभिन्न जनजातीय शासन व्यवस्थाएँ जो है ये प्रचलित रही हैं, प्रचलन में रही हैं। तो कौन कौन सी जनजातीय शासन व्यवस्थाएँ हैं और इसमें से विभिन्न स्तरों पर कौन इसको लीड करते हैं और प्रमुख व्यक्ति कौन होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये भाग। दोस्तों बात करते हैं झारखंड की कुछ प्रमुख शासन व्यवस्थाओं के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो कुछ प्रमुख शासन व्यवस्थाएं ये हैं, जैसे मुंडा शासन व्यवस्था, ये जो है ये झारखंड की एक प्रमुख शासन व्यवस्था है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ठीक है। अगला आता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, उसके बाद आता है मांझी परगना शासन व्यवस्था, और इसी तरह से दोस्तों एक और शासन व्यवस्था है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। इसके अलावा दोस्तों अन्य कई सारी शासन व्यवस्थाएं जो हैं विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न जनजातियों के लिए कई सारी शासन व्यवस्थाएं प्रचलन में हैं। तो इनके बारे में भी हम लोग अपने इस वीडियो सीरीज़ में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये भाग जो है मुंडा शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ। दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था जो है इसे हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि मुंडा शासन व्यवस्था जो है ये मुंडा जनजाति की अपनी शासन व्यवस्था है, ठीक है। अब है कि मुंडा शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों मुंडा शब्द का जो अर्थ है, इसका अर्थ है विशिष्ट व्यक्ति। सामान्य शब्दों में अगर हम कहें दोस्तों तो मुंडा इस शब्द का जो सामान्य अर्थ है ये है विशिष्ट व्यक्ति। और इसी तरह से जो इसका एक और स्पेशल अर्थ है, स्पेशल मीनिंग जो है वो है कि जो गांव का हेड होता है, गांव का जो राजनीतिक प्रमुख है, गांव का जो मुखिया होता है उसे मुंडा कहा जाता है मुंडा शासन व्यवस्था में। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। अब दोस्तों इसमें जो मुंडा शासन व्यवस्था है इसमें से अलग अलग लेवल में जो है ये पूरा बटा हुआ है ये शासन व्यवस्था। तो बात अगर हम लोग ग्राम स्तर की करें तो गाँव के स्तर पर मुंडा जो है ये इसका प्रधान होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान जो है वो कौन होता है, तो मुंडा होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर आता है ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है ये होता है हातू मुंडा। मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को जो है हातू कहा जाता है, और इसका जो हेड होता है, इसका जो प्रधान होता है वो होता है हातू मुंडा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कई गाँव के पंचायत को मिलाकर जो है पढ़ा का निर्माण होता है, और ये जो पढ़ा होता है इसका जो प्रमुख होता है ये होता है मानकी, पढ़ा का प्रधान होता है। और उसके बाद एक पढ़ा राजा पद होता है जो कि इस पढ़ा का जो है सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हमने देखा कि गांव के स्तर पर जो है प्रधान होता है कौन, तो मुंडा। पंचायत को हम लोग हातू बोलते हैं और इसका जो प्रधान होता है ये होता है हातू मुंडा। और पढ़ा जो है, जो बहुत सारे गाँव के पंचायत को मिलाकर पढ़ा का निर्माण होता है, और ये जो पढ़ा जो है इसका सर्वोच्च अधिकारी होता है पढ़ा राजा। और मानकी जो है ये इसका प्रधान होता है। पढ़ा का प्रधान कौन होता है, तो मानकी होता है। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से जान लेंगे। मुंडा शासन व्यवस्था, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि मुंडा जो है वो कौन होते हैं और इनका क्या कर्तव्य होता है, क्या कार्य होता है, क्या शक्तियाँ होती हैं, इनके सहयोगी कौन होते हैं। तो मुंडा जो है ये गाँव का प्रधान होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में गाँव का प्रधान जो होता है वो होता है मुंडा। उसके बाद है कि ये जो मुंडा का पद है ये वंशानुगत होता है, ठीक है। वंशानुगत का क्या मतलब है कि पहले पिता जो है वो मुंडा रहेंगे, मुंडा थे, तो अब उनका बेटा जो है वो मुंडा बनेंगे गांव का। तो ये पद जो है ये वंशानुगत होता है। उसके बाद आता है कि इसका जो प्रमुख कार्य है वो क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसका प्रमुख कार्य में से एक है गाँव का जो भी विवाद हो उसका निपटारा करना, ठीक है। जो लड़ाई झगड़ा विवाद जो भी हो, तो इन सभी चीज़ों का निपटारा कौन करता है, तो मुंडा करता है। गांव के स्तर पर जो भी लड़ाई झगड़ा होता है तो उन लड़ाई झगड़ों का निपटारा कौन करता है, तो मुंडा करता है मुंडा शासन व्यवस्था में। दूसरा है विधि व्यवस्था, गांव की जो विधि व्यवस्था है उसको देखता है, ठीक है, उसको सामान्य बनाए रखता है। और तीसरा है कि गांव के ग्रामीणों से लगान की वसूली करना, ठीक है, लगान की भी वसूली करता है। ये सभी कार्य जो है ये मुंडा के प्रमुख कार्य हैं। अब हम लोग देख लेते हैं हातू मुंडा जो है, जैसा कि अभी हमने देखा कि गांव के लेवल पर जो है ये मुंडा, विलेज लेवल पर मुंडा प्रधान होता है। मुंडा जो है वो गांव का प्रधान होता है।
और जब पंचायत स्तर की हम लोग बात करते हैं पंचायत लेवल पर, तो पंचायत को बोला जाता है हातू, और पंचायत का जो प्रधान होता है वो होता है हातू मुंडा। ठीक है, तो अभी हम लोग हातू मुंडा के बारे में जान लेते हैं। हातू मुंडा क्या है? मुंडा ग्राम पंचायत को हातू कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसका जो प्रधान होता है, हातू का जो प्रधान होता है वो हातू मुंडा होता है। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हातू मुंडा के बारे में, आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देख लेते हैं पढ़ा। अभी हमने देखा कि कई गाँव की पंचायत को मिलाकर पढ़ा का निर्माण होता है, और वो पढ़ा का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो मानकी होता है, और पढ़ा का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है पढ़ा राजा। तो अभी हम लोग पढ़ा के बारे में जानेंगे कि आखिर पढ़ा होता क्या है। तो दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था में कई गाँवों को मिलाकर एक पंचायत का निर्माण होता है, और इसे हम पढ़ा कहते हैं। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन सभी चीज़ों को मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, जब मैं ये पूरा एक्सप्लेन कर दूँ तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। ठीक है, क्विक रेफरेंस के लिए। उसके बाद आता है कि यह जो है मुंडा शासन व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर होता है। ठीक है, जो पढ़ा है ये सबसे ऊपर का स्तर होता है। मुंडा शासन व्यवस्था का जो टॉप लेवल है वो क्या होता है? तो पढ़ा होता है। पढ़ा ये सबसे सर्वोच्च स्तर होता है मुंडा शासन व्यवस्था का। उसके बाद आता है कि पढ़ा पंचायत जो है ये मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका। ठीक है, पढ़ा पंचायत जो होगा वो मुंडा जनजाति का सर्वोच्च न्यायपालिका भी होगा, कार्यपालिका भी होगा और विधायिका भी होगा। इस तरह से कार्य करता है। जो पढ़ा है, पढ़ा पंचायत, ये क्या है? ये यही मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग कहें, कार्यपालिका है और विधायिका है। इस तरह से जो है ये पढ़ा पंचायत काम करता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसका प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका प्रमुख कार्य है, पढ़ा का पंचायत का प्रमुख कार्य है कि दो या दो से अधिक गांव के बीच की जो लड़ाई झगड़े होंगे तो उनका निपटारा कौन करेगा? तो पढ़ा पंचायत करेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पढ़ा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है दोस्तों, अभी हमने बताया कि पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है पढ़ा राजा। ठीक है, और पढ़ा पंचायत का जो प्रधान होता है वो होता है मानकी। आपको ध्यान रखना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वो हैं पढ़ा राजा, और पढ़ा पंचायत का जो प्रधान है वो है मानकी। और जो मुंडा शासन व्यवस्था में मानकी का जो पद है ये वंशानुगत है। ठीक है, अभी हमने देखा कि मुंडा का पद जो है ये वंशानुगत है, और दूसरा है मानकी, ये जो पद है ये भी वंशानुगत है, यानी कि पिता से उसके पुत्र को ये पद मिलेगा। ठीक है, आगे आता है कि पढ़ा पंचायत स्थल जो है उसको क्या कहते हैं? तो अखड़ा कहा जाता है। ठीक है, और ये इस गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। जो मुंडा गांव होता है उसका सांस्कृतिक केंद्र भी होता है कौन? तो पढ़ा पंचायत स्थल जो होता है, जिसे हम लोग अखड़ा कहते हैं, ये इस शासन व्यवस्था में गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। दोस्तों इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि और कुछ अधिकारी होते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में, जैसे लाल, कुंवर, कारतो, ठाकुर, दीवान, पांडे। ये सभी जो है मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के कुछ अन्य प्रमुख अधिकारी हैं जो पढ़ा के लिए कार्य करते हैं। तो लाल जो है ये सभा का वकील होता है, और ठाकुर जो है ये पढ़ा राजा का सहायक होता है। ठीक है, ये ठाकुर जो है ये पढ़ा राजा का सहायक होता है। दीवान जो है ये इस शासन व्यवस्था में दीवान पढ़ा राजा का मंत्री होता है। पांडे जो हैं वो होते हैं दस्तावेज़ों के रख रखाव करने वाले अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये जितने भी दस्तावेज हैं उनका रख रखाव करते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में एक और पद है पाहन का। दोस्तों पाहन जो है ये मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है। ठीक है, जितना पूजा पाठ ये सब होता है तो ये कौन करते हैं? तो पाहन करते हैं। पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान जो होना है ये कौन करते हैं? तो पाहन करते हैं। अब दोस्तों ये जो है इनका कार्य क्या होता है? पाहन का गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूजा पाठ करते हैं, बलि चढ़ाने का भी कार्य करते हैं। कौन? पाहन। ठीक है, बलि चढ़ाने का भी कार्य करते हैं, और इन कार्यों के लिए पाहन को एक लगान मुक्त भूमि दी जाती है। ठीक है, जिसमें कोई टैक्स नहीं देना होता है पाहन को, और इस भूमि को कहते हैं डाली कटारी भूमि। तो कई बार जो है इस तरह से पूछा जा सकता है कि पाहन को जो गांव में पूजा पाठ या बलि चढ़ाने का जो कार्य करते हैं, इनके लिए जो पाहन को लगान मुक्त भूमि दी जाती है उसे क्या कहते हैं? कौन सी भूमि कहलाती है? तो ये डाली कटारी भूमि कहलाती है।
पूर्व के परीक्षा में भी जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे आता है कि महतो और पुजार, जिसे पनभरा भी कहते हैं, तो महतो और पनभरा जो है ये पाहन के सहयोगी होते हैं, सहायक होते हैं। महतो का कार्य क्या होता है? संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। महतो क्या करता है? ये पाहन का सहायक होता है और ये कार्य करता है एक संदेश वाहक के रूप में, मैसेंजर के रूप में कार्य करता है। आगे आता है कि पाहन के द्वारा मुंडा गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए एक विशेष पूजा की जाती है। ठीक है, भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए पाहन क्या करता है? एक विशेष पूजा करता है और इसके बदले पाहन को एक अलग से भूमि दी जाती है जिसे कहा जाता है भूत खेता। तो आपको ध्यान रखना है, ये भूत खेता जो है ये मुंडा शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और पाहन को मिलने वाली भूमि है भूत खेता। तो पाहन को हम लोग देखें कि 2 तरह की भूमि दी जाती है मुंडा शासन व्यवस्था में। पहला है डाली कटारी भूमि, जो कि उसे मिलता है पूजा पाठ और बलि चढ़ाने के कार्य के बदले, और दूसरा है भूत प्रेत के प्रकोप से मुंडा गांव को बचाने के लिए मिलता है, जिसे हम लोग भूत खेता के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये था मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। आइए एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं कि क्या कुछ हमने सीखा आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हमने सबसे पहले जाना कि मुंडा शासन व्यवस्था जो है ये मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है और इसमें गांव के स्तर पर प्रधान होता है मुंडा। ठीक है, पंचायत के स्तर पर प्रधान होता है हातू मुंडा और कई गाँव को मिलाकर जो पंचायत बनती है परहा कहलाता है। और इसका जो प्रधान होता है, इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है परहा राजा, और परहा का जो प्रधान होता है वो होता है मानकी, परहा पंचायत का। ठीक है, तो सर्वोच्च अधिकारी है परहा राजा और प्रधान जो है परहा पंचायत का प्रधान ये होता है मानकी। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि जो परहा पंचायत का जो स्थल है जहाँ पर परहा पंचायत का आयोजन होता है ये उस मुंडा गांव का सांस्कृतिक स्थल भी होता है और इसे हम लोग कहते हैं अखड़ा। ठीक है, और जितना भी पंचायत ये सब होता है, मुंडा गांव का जो पंचायत होता है उसका बैठक जो होता है वो अखड़ा में ही उसका आयोजन होता है। आगे हम लोग देख लिए हैं कि पाहन जो है ये मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है और इसका कार्य होता है कि मुंडा गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूजा पाठ करना और बलि चढ़ाने का कार्य करना, और इसके बदले जो उन्हें भूमि मिलती है उसे हम लोग कहते हैं डाली कटारी भूमि। और महतो और पुजार, जिसे पनभरा भी कहते हैं, ये पाहन के सहयोगी होते हैं, सहायक होते हैं। महतो जो है ये पाहन के संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमने जाना। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि भूत खेता नाम का जो है एक अलग से भूमि मिलता है पाहन को, और ये भूमि दिया जाता है कि गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाए रखने के लिए। पाहन जो है एक विशेष पूजा करता है और इसके बदले जो पाहन को भूमि मिलता है ये होता है भूत खेता। तो दोस्तों ये था मुंडा शासन व्यवस्था। अब आइए हम लोग देख लेते हैं मुंडा शासन व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले JSSC JPSC की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। पूर्व के कई परीक्षा में जो है इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। क्या क्या प्रश्न बनकर सामने आते हैं आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आया है ये है कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान होता है वो कौन होता है। तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान होता है वो होता है मुंडा। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर है ये है मुंडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है कि मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो आप याद करने का कोशिश कीजिए कि मुंडा का क्या क्या कार्य होता है। लगान का वसूली करता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो है जितने भी गांव के लड़ाई झगड़ों का जो निपटारा करता है ये कार्य होता है मुंडा का। और उसके बाद जो है गांव का जो विधि व्यवस्था बनाए रखने का कार्य भी मुंडा का होता है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा कि गांव के विवादों का निपटारा करना, विधि व्यवस्था और ग्रामीणों से लगान की वसूली। अगला क्वेश्चन आता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है। ठीक है, तो मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसके बारे में अभी हमने देखा कि पाहन जो है ये मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाहन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर बनकर आ रहा है वो है कि मुंडा शासन व्यवस्था में कई गाँवों को मिलाकर बनने वाली जो अंतर ग्रामीण पंचायत है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जो कई गाँव को अगर हम लोग मिला के जो अंतर ग्रामीण पंचायत हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था में देखते हैं वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है ये है परहा। परहा के बारे में भी हमने देखा। आगे एक और प्रश्न आता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में परहा पंचायत है इसका प्रधान कौन होता है। ठीक है, तो हमने देखा था
कि मुंडा शासन व्यवस्था में परहा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी जो है ये है परहा राजा, मगर इसका प्रधान जो होता है ये होता है मानकी, और मानकी का पद जो है ये वंशानुगत होता है, इसके बारे में भी हमने जाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा मानकी। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन के आ रहा है, ये है कि गांव में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूजा पाठ और बलि चढ़ाने आदि कार्यों के लिए पाहन को जो लगान मुक्त भूमि दी जाती है वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि ऐसी भूमि जो पाहन को दिया जाता है पूजा पाठ और बलि चढ़ाने आदि कार्यों के बदले, तो वो कहलाता है डाली कटारी भूमि। तो इसका उत्तर हो जाएगा डाली कटारी भूमि। इसके अलावा दोस्तों भूत प्रेत की पूजा करते हैं पाहन, और इसके बदले जो है मतलब गांव के लोगों को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए एक विशेष पूजा करते हैं पाहन, और इसके बदले उन्हें जो अतिरिक्त भूमि दिया जाता है वो भूत खेता कहलाता है। तो दो तरह का भूमि मिलता है, एक है डाली कटारी भूमि और दूसरा है भूत खेता। ठीक है, तो दोस्तों परहा पंचायत शासन व्यवस्था, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है परहा पंचायत शासन व्यवस्था। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था जो है ये कौन सी जनजाति से जुड़ा हुआ है, तो उरांव जनजाति। और दोस्तों ये शासन व्यवस्था जो है ये मुंडा शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था से मिलती जुलती शासन व्यवस्था है परहा पंचायत शासन व्यवस्था। दोस्तों विभिन्न स्तरों पर कौन कौन प्रधान होते हैं आइए देख लेते हैं। ग्राम स्तर की अगर हम लोग बात करें गांव के लेवल पर, तो ग्राम स्तर पर जो है इसके प्रधान होते हैं महतो। मुंडा शासन व्यवस्था में हमने देखा था कि उसमें ग्राम स्तर पर प्रधान कौन होते थे, तो मुंडा होते थे, मगर यहाँ पर जो है यहाँ पर गांव के स्तर पर कौन प्रधान होंगे, तो यहाँ पर जो है इसके प्रधान होते हैं महतो। आगे आता है परहा, ठीक है, जो कि 5, 7, 11, 21 या 22 गांव को मिलाकर एक पंचायत का निर्माण होता है, एक बड़ी पंचायत बनती है जिसे परहा कहा जाता है। और यहाँ पर परहा का जो प्रमुख होता है, परहा पंचायत का प्रमुख ये कौन होता है, तो परहा राजा होता है वहाँ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, 2 लेवल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो गांव के लेवल पर महतो जो है ये इसके प्रधान होते हैं, और दूसरा परहा पंचायत के स्तर पर जो कि 5, 7, 11, 21 या 22 गांव को मिलाकर बनता है। ठीक है, एक बड़ी पंचायत का निर्माण होता है, और इसके हेड जो होते हैं ये होते हैं परहा राजा। आगे देखते हैं महतो के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो कि गांव का हेड होता है। तो महतो जो है सबसे पहला पॉइंट आता है कि महतो जो हैं वो गांव के प्रधान होते हैं, और इनका प्रमुख कार्य क्या क्या है आइए देख लेते हैं। इनका भी प्रमुख कार्य वैसा ही है, गांव के विवादों का निपटारा करते हैं। महतो के पास जो है प्रशासनिक और न्यायिक दोनों अधिकार होता है। ठीक है, इनके पास जो है प्रशासनिक अधिकार भी होता है और न्यायिक अधिकार भी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो का एक सहयोगी होता है जो मांझी होता है। ठीक है, महतो का सहयोगी कौन होता है इसमें, तो मांझी। और मांझी का कार्य होता है कि जो महतो जो भी आदेश करेंगे वो लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो मांझी जो है ये परहा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो का सहयोगी है, और मांझी का कार्य है महतो के आदेशों को लोगों तक पहुंचाना। आगे हम लोग देखते हैं परहा। दोस्तों 5, 7, 11, 21 या 22 गांव को मिलाकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण होता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, परहा कहते हैं या परहा पंचायत कहते हैं। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, इसी तरह से जैसा इससे पूर्व के वीडियो में हमने देखा था मुंडा शासन व्यवस्था में कि 2 या 2 से अधिक गांव के बीच का अगर कोई विवाद हो तो उसका निपटारा परहा पंचायत में होगा, तो इसी तरह इसमें भी जो है इस परहा पंचायत का प्रमुख कार्य है 2 या 2 से अधिक गाँवों के बीच का विवादों का निपटारा करना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं परहा राजा के बारे में, जो परहा पंचायत शासन व्यवस्था में इसका प्रमुख होता है, परहा का प्रमुख होता है, उसके बारे में। ठीक है, तो परहा राजा जो है ये परहा पंचायत शासन व्यवस्था में परहा के प्रमुख होते हैं। उसके बाद है कि इसका कार्य होता है ऐसे विवादों का निपटारा करना जिनका निपटारा ग्राम स्तर पर महतो द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुछ ऐसे मामले जिनका निपटारा जो है, जिनका निस्तारण जो है ये गांव के लेवल पर नहीं हो सकता है, महतो जिनका निपटारा नहीं कर सकता है, तो इन विवादों का निपटारा कौन करते हैं, तो परहा राजा करते हैं। ठीक है, जो परहा पंचायत के हेड होते हैं। अब दोस्तों इसके साथ ही हम लोग देखते हैं परहा दीवान को।
परहा दीवान जो है, परहा पंचायत शासन व्यवस्था में परहा दीवान सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, सर्वोच्च पदधारी परहा दीवान होता है। तो इससे पूर्व के वीडियो में हमने देखा था कि मुंडा शासन व्यवस्था में परहा राजा जो है वो सर्वोच्च अधिकारी था और मानकी जो है वो परहा पंचायत का प्रधान था। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि परहा राजा जो है ये परहा पंचायत का प्रमुख है। ठीक है, परहा राजा जो है ये परहा पंचायत का प्रमुख है और परहा दीवान जो है ये सर्वोच्च पदधारी है। उसके बाद है कि परहा दीवान जो है ये सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है, यानी कि इनका जो डिसीजन होगा ये फाइनल डिसीजन होगा, फाइनल जजमेंट होगा। तो ये सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। और ऐसे मामले जिनमें परहा राजा द्वारा निर्णय नहीं हो पाता है, अभी हमने देखा था कि गांव स्तर पर जिन मामलों का निपटारा महतो द्वारा नहीं किया जा सकता, वैसे मामलों की सुनवाई कौन करता है? तो परहा राजा करता है। अब जिन मामलों को परहा राजा जिनकी सुनवाई नहीं कर सकता है, उनके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, तो ऐसे मामले किनको मिल जाते हैं? परहा दीवान को हस्तांतरित हो जाते हैं। और परहा दीवान जो है ये सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है और ऐसे मामलों की यही सुनवाई करके जजमेंट देता है। आगे देखते हैं हम लोग पाहन के बारे में। दोस्तों, इससे पूर्व के भी शासन व्यवस्था जो कि मुंडा शासन व्यवस्था था, उसमें भी हमने देखा था कि गांव का जो धार्मिक प्रधान था वो था पाहन। और सिमिलरली इसमें भी परहा पंचायत शासन व्यवस्था में भी जो गांव का धार्मिक प्रधान है ये कौन होगा? तो पाहन ही होगा। ठीक है, और पाहन का कार्य क्या है? इसमें दोस्तों पाहन का कार्य है पूजा पाठ कराना, शादी विवाह कराना और इस तरह से अन्य जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं ये सभी संपन्न कराने का कार्य होता है पाहन का। ठीक है, आगे आता है कि पाहन को मिलने वाली भूमि जो है, इस शासन व्यवस्था में जो पाहन को मिलने वाली भूमि है ये पहनाई भूमि कहलाती है। इससे पूर्व हमने मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में देखा था कि पाहन को दो तरह की भूमि प्रदान की जाती थी। पहला, पूजा पाठ के बदले जो भूमि दी जाती थी वो कहलाती थी डाली कटारी भूमि, और दूसरा भूत प्रेत को शांत करके जो है गांव में शांति बनाए रखने के लिए जो पाहन को भूमि दी जाती थी उसे कहलाती थी भूत खेता। अब यहाँ पर जो है पाहन को जो भूमि दी जाती है ये कहलाती है पहनई भूमि। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पाहन टर्म सेम है मगर जनजातीय शासन व्यवस्था अलग अलग है। इससे पहले मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग देख रहे थे, आज हम लोग देख रहे हैं परहा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में। तो परहा पंचायत शासन व्यवस्था में जो पाहन को भूमि मिलती है वो कहलाती है पहनई भूमि। आगे आता है बैगा या वैद्या। ठीक है, बैगा या वैद्या कौन होता है? तो बैगा या वैद्या जो है ये पाहन का सहयोगी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था में बैगा या वैद्या जिसे हम लोग कहते हैं ये पाहन का सहयोगी होता है और इसका कार्य होता है ग्रामीण देवताओं की पूजा करना और उन्हें शांत रखना। ठीक है, और मुंडा शासन व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर हमने देखा था कि पुजार या पनभरा जो है ये पाहन का सहयोगी था और महतो पाहन का सहयोगी था। और यहाँ पर जो है पाहन का सहयोगी को हम लोग बोलेंगे बैगा या तो वैद्या, और इसका कार्य होता है ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करना। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था में एक गांव को जो है वो परहा राजा गांव के नाम से जाना जाता है, दूसरा गांव जो है उसको दीवान गांव कहा जाता है, तीसरे को पनेरे गांव कहा जाता है, चौथे को कोटवार गांव कहा जाता है, और बाकी जितने भी गांव होते हैं परहा पंचायत शासन व्यवस्था के जो बाकी जितने भी गांव होते हैं ये सभी को प्रजा गांव के नाम से जाना जाता है। तो ये था परहा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में। एक बार हम लोग फिर से रिवाइंड करेंगे कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है और क्या क्या चीज़ हमने इसके बारे में सीखा है। तो दोस्तों परहा पंचायत शासन व्यवस्था जो है ये उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है और इसमें गांव स्तर पर जो है विलेज स्तर पर जो पंचायत है, तो गांव स्तर के पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है महतो। ठीक है, और इसका सहयोगी कौन होता है? तो ये होता है मांझी। मांझी जो है ये महतो का सहयोगी होता है। और उसके बाद जो है तो कई गांवों को मिलाकर परहा का निर्माण होता है और ये परहा का प्रमुख जो होता है वो होता है परहा राजा। ठीक है, इनके बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा परहा दीवान को, जो कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पदधारी होता है परहा का।
ठीक है। इसके बाद हमने जाना पाहन के बारे में। जो पाहन जो है ये गांव का धार्मिक प्रधान होता है और इसका कार्य होता है धार्मिक अनुष्ठान करना, पूजा पाठ करना, शादी विवाह संपन्न कराना आदि। ठीक है। और इसको जो भूमि दी जाती है, दान स्वरूप जो पाहन को भूमि दी जाती है इस शासन व्यवस्था में, ये पहनई भूमि कहलाती है। उसके बाद हमने देखा कि पाहन का एक सहयोगी भी होता है जो बैगा या वैद्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके साथ ही हमने कुछ अन्य तथ्य के बारे में जाना, जो कि है कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था में एक गांव को परहा राजा गांव कहते हैं, दूसरे को दीवान, तीसरे को पनेरे, चौथे को कोटवार और बाकी जितने भी गांव हैं ये सभी प्रजा गांव कहलाता है। अब आइए देखते हैं झारखंड की विभिन्न जनजातीय शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत परहा पंचायत शासन व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पूर्व के कई परीक्षा में जो है इस तरह के प्रश्न जो है आए हैं। तो पहला प्रश्न जो यहाँ पर बनकर आ रहा है यह है कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है। ठीक है। तो परहा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान होता है, अभी हमने देखा था महतो। ठीक है। महतो जो है ये गांव का प्रधान होता है और इसका सहायक कौन होता है, तो मांझी होता है। तो आपको ध्यान रखना है, हर एक टर्म को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहने देना है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। विभिन्न शासन व्यवस्थाएं हैं, मुख्य रूप से हम लोग 6 शासन व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो कई सारी जो है शासन व्यवस्थाएं हैं और इनमें जो है सेम टर्म आएगा मगर कार्य जो है वो थोड़ा थोड़ा बदल जाएगा। तो आपको ये चीज़ का ध्यान में रखना है कि किस शासन व्यवस्था में किसका क्या कार्य है। ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परहा पंचायत शासन व्यवस्था में कौन सर्वोच्च न्यायालय की भांति कार्य करता है। ठीक है। तो परहा पंचायत शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है कौन, तो ये होता है परहा दीवान। ठीक है। अभी हमने देखा था कि जिन मामलों का निपटारा जो है ये परहा राजा नहीं कर पाता है, ऐसे मामलों को परहा दीवान को हस्तांतरित कर दिया जाता है और परहा दीवान जो है इन पर अपना फैसला देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय आखिर कौन होता है, तो परहा दीवान होता है परहा पंचायत शासन व्यवस्था में। आगे हम लोग देख लेते हैं परहा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है। ठीक है। तो गांव का धार्मिक प्रधान होता है इसमें पाहन। एक और प्रश्न आ रहा है कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो का सहयोगी कौन होता है। ठीक है। परहा पंचायत शासन व्यवस्था में हमने देखा कि गांव स्तर पर जो प्रधान होता है वो महतो कहलाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि महतो का सहयोगी कौन होता है, तो इसका उत्तर होगा मांझी। मांझी जो है ये महतो का सहयोगी होता है परहा पंचायत शासन व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन आता है कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था में ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य कौन करता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो है हमने देखा था कि ये कार्य पाहन खुद करता है, मगर यहाँ पर जो है ग्रामीण देवताओं को पूजा करके उनको शांत रखने का कार्य करता है जो पाहन का सहयोगी होता है, जिसे हम लोग बैगा या वैद्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा बैगा या वैद्या। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि परहा पंचायत शासन व्यवस्था में ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य कौन करता है, तो बैगा या वैद्या। दोस्तों इससे पूर्व में हमने 2 वीडियोज़ में देखा मुंडा शासन व्यवस्था को पहले जाना और उसके बाद जो है हमने परहा पंचायत शासन व्यवस्था को देखा। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के बारे में दोस्तों, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। ठीक है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है ये हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। झारखंड में हो जनजाति की शासन व्यवस्था जिसे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे जो है भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। इसे कहा जाता है कि ये भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था है। और दोस्तों अंग्रेज़ अधिकारी थॉमस विल्किंसन जो हैं इन्होंने इस शासन व्यवस्था को मान्यता प्रदान की थी। ठीक है। एक अंग्रेज़ अधिकारी जिनका नाम था थॉमस विल्किंसन, और इनके द्वारा जो है इस शासन व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई है। तो आपको जो है इसका नाम जो है ध्यान रखना है, थॉमस विल्किंसन ये अंग्रेज़ अधिकारी हैं और इन्होंने जो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को मान्यता दी है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि विभिन्न स्तरों पर जो है कौन कौन से इसमें स्तर हैं और विभिन्न स्तरों पर इसके जो प्रमुख हैं या हेड हैं ये कौन होंगे। तो सबसे पहले हम लोग गांव के लेवल की बात करते हैं। तो ग्राम स्तर पर जो इनका प्रमुख होता है ये होता है मुंडा। जैसा कि नाम से आपको पता चलेगा कि मुंडा मानकी, तो गांव स्तर पर जो है ये मुंडा जो है ये इसका हेड होता है। और उसके बाद आता है कई सारे गांव को मिलाकर एक परहा का निर्माण होता है और इसका जो प्रमुख होता है ये होता है
मानकी, जो परहा पंचायत का प्रमुख होता है। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल जाएगा, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। तो मुंडा जो है ये गांव के स्तर पर, परहा पंचायत के स्तर पर इसके हेड होते हैं मानकी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राम स्तर पर जो है, जो इसके हेड होते हैं मुंडा के बारे में जान लेते हैं। तो मुंडा जो है ये गांव का प्रधान होता है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में हो गांव का जो प्रधान होता है ये होता है मुंडा। और उसके बाद इसका प्रमुख कार्य क्या क्या है, तो प्रमुख कार्य है प्रशासनिक और न्यायिक कार्य। ये दोनों ही कार्य करते हैं। जो गांव के जो प्रधान होते हैं, मुंडा जो होते हैं, इनको दोनों ही पावर मिला हुआ है कि ये प्रशासनिक और न्यायिक कार्य दोनों कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये लगान की वसूली करने का भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो गांव के लोगों से लगान वसूली का कार्य कौन करते हैं, किनके अंदर होता है, तो ये मुंडा के अंदर होता है। अब आता है कि मुंडा का एक सहयोगी होता है और इसको हम लोग कहते हैं डाकुआ। ठीक है, यहाँ पर जो है इससे पूर्व हमने देखा था परहा पंचायत शासन व्यवस्था में कि गांव का जो हेड होता है वो होता है महतो और उसका जो सहयोगी था वो मांझी था। यहाँ पर जो है गांव का जो हेड है ये होता है मुंडा और इनका जो सहयोगी होता है ये कहलाता है डाकुआ। ठीक है, तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का जो हेड होता है वो मुंडा होता है और इनका मुंडा का जो सहयोगी होता है वो डाकुआ होता है। और इसका कार्य क्या होता है, ये मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस शासन व्यवस्था में तहसीलदार ये जो है ये गांव का एक राजस्व अधिकारी होता है जिसका कार्य होता है लगान की वसूली करना। ठीक है, तो मुंडा के लिए लगान की वसूली करने का कार्य कौन करते हैं, तो तहसीलदार करते हैं। ठीक है, तो इस शासन व्यवस्था में गांव का एक राजस्व अधिकारी होता है जिसको तहसीलदार के नाम से जाना जाता है और ये इसका कार्य होता है लगान की वसूली करना। तो कई बार इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में लगान वसूली का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ऑप्शन में तहसीलदार है तो आपको उसमें तहसीलदार को टिक करना है। और कई बार जो है इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है, तो तहसीलदार होता है। यह तहसीलदार का क्या कार्य है, तो ये राजस्व अधिकारी होता है और इसका कार्य होता है लगान की वसूली करना। जो भी ऑप्शन आपको वहाँ पर सही दिखे पड़े आपको जो है उसको टिक करना है। उसके साथ ही दोस्तों कई बार इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि मुंडा का सहयोगी कौन होता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में। तो आपको ध्यान रखना है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा का सहयोगी होता है डाकुआ और डाकुआ का कार्य होता है मुंडा गाँव के लोगों तक जो है मुंडा के आदेशों को पहुँचाना। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में परहा के बारे में। परहा जो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में 7 से 12 गाँव को मिलाकर बनने वाली पंचायत क्या कहलाता है, तो परहा कहलाता है। ठीक है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में 7 से 12 गाँव को मिलाकर बनने वाली पंचायत परहा कहलाती है। अब दोस्तों इसमें परहा का जो प्रमुख होता है ये कौन होता है, तो मानकी होता है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद परहा का न्यायिक प्रधान भी होता है जो पीर पंच कहलाता है। ठीक है, परहा का न्यायिक प्रधान कौन होता है, तो पीर पंच होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अलग अलग पद के लिए जो है अलग अलग लोग होंगे, विभिन्न शासन व्यवस्था है। परहा नाम जो है टर्म आपको कॉमन मिलेगा, मगर यहाँ पर न्यायिक प्रधान जो है ये बदल गए हैं, पीर पंच हो गए हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है। कोई बात नहीं है, लास्ट का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग जितने भी डिफरेंसेस हैं उन पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक, फिलहाल आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में परहा का प्रमुख होता है मानकी और न्यायिक प्रधान जो होता है वो होता है पीर पंच। आगे हम लोग देख लेते हैं दीवरी। ठीक है, तो दीवरी कौन होता है, तो गांव का धार्मिक प्रधान। जब हम लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है वो होता है दीवरी। इससे पूर्व के जो 2 वीडियो हमने देखा था, ठीक है, उसमें हमने देखा था मुंडा शासन व्यवस्था और परहा पंचायत शासन व्यवस्था। इन दोनों शासन व्यवस्था में गाँव का जो धार्मिक प्रधान था वो था पाहन, मगर यहाँ पर मुंडा मानकी शासन व्यवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है, तो दीवरी होता है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। आगे आता है कि इसका कार्य होता है पूजा पाठ करना, विवाह संपन्न कराना, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराना। ये सभी कार्य किनका होता है, दीवरी का। दोस्तों दीवरी का यहाँ पर जो सहयोगी होता है ये होता है यात्रा दीवरी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दीवरी का जो सहयोगी होता है ये होता है यात्रा दीवरी। आगे आता है यात्रा दीवरी की। अगर हम लोग बात करें तो ये दीवरी का सहयोगी होता है जो यात्रा दीवरी कहलाता है। तो दोस्तों ये था मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं कि क्या कुछ हमने सीखा।
ठीक है। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है ये हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। सबसे पहला पॉइंट है कि हो जनजाति की शासन व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है। अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन द्वारा जो है इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे हम लोग देख लेते हैं कि मुंडा जो है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा जो है ये गांव का प्रधान कौन होता है, तो मुंडा होता है। और मानकी जो होते हैं वो किसके प्रधान होते हैं, तो मानकी जो है ये परहा का प्रमुख होता है। ठीक है। और पीर पंच जो है ये परहा का न्यायिक प्रधान होता है। इसके बारे में हमने देखा। तहसीलदार जो है ये राजस्व अधिकारी होता है इस शासन व्यवस्था में, गांव का राजस्व अधिकारी, और इसका कार्य होता है लगान की वसूली करना। गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है, तो दिवरी होता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में। और इसका जो सहयोगी होता है ये होता है यात्रा दिवरी। तो इन चीज़ों के बारे में हमने देखा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन जो यहाँ बन के आ रहा है यह है कि झारखंड की किस जनजातीय शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था माना जाता है। ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किस शासन व्यवस्था को भारत का प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था माना जाता है, तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को ही। ठीक है। तो आसान सा प्रश्न, आसान सा उत्तर, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है। ठीक है। तो हमने देखा था कि नाम से ही पता चल जा रहा था हमें, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। तो गांव के लेवल पर प्रधान मुंडा, और परहा के लेवल पर जो परहा प्रमुख जो है वो होते हैं मानकी। तो ये दोनों चीज़ के बारे में हम लोग देख लिए। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है, तो मुंडा होता है। आसान सा उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में परहा का प्रमुख कौन होता है। तो अभी हमने देखा कि गांव के लेवल पर मुंडा और परहा के लेवल पर मानकी, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन आता है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है ये कौन होता है। तो इससे पहले हमने देखा था कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान पाहन। ठीक है। परहा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान पाहन, मगर यहाँ मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में जो गांव का धार्मिक प्रधान है ये है दिवरी। तो इसका उत्तर हो गया दिवरी। एक और प्रश्न जो यहाँ पर आ रहा है ये है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में दिवरी का सहयोगी कौन होता है। ठीक है। जो दिवरी का सहयोग करता है वो कौन होता है, तो इसका उत्तर है यात्रा दिवरी। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है इसका संबंध किस जनजाति से है। ठीक है। ये किस जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो आपको जो है इसका उत्तर देना है। तो यहाँ पर मुंडा से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति के लिए है, और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है ये हो जनजाति के लिए है। ठीक है। तो हो जनजाति की शासन व्यवस्था मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहलाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हो। एक और प्रश्न आता है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को मंजूरी दी। तो इसके बारे में हमने देखा था कि थॉमस विल्किंसन, इन्होंने जो है इस शासन व्यवस्था को मंजूरी दी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा थॉमस विल्किंसन। ठीक है। तो ये था मुंडा मानकी शासन व्यवस्था और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हम लोग देखेंगे माझी परगना शासन व्यवस्था को। आइए देखते हैं कि माझी परगना शासन व्यवस्था में ये जो शासन व्यवस्था है ये कितने स्तरों पर जो है वो विभक्त है, किस किस स्तर पर कौन कौन पदाधिकारी इसमें होंगे और किनका क्या कार्य होगा, क्या दायित्व होगा। दोस्तों ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये संपूर्ण जो शासन व्यवस्था है ये किस तरह से कार्य करता है और विभिन्न पदधारियों का कार्य और कर्तव्य क्या क्या है, जो है माझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों माझी परगना शासन व्यवस्था, सबसे पहला पॉइंट आता है कि माझी परगना शासन व्यवस्था जो है किस जनजाति से जुड़ा हुआ है। तो ये संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है। संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को हम लोग माझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं विभिन्न स्तरों पर कौन कौन जो है इसमें पदधारी होते हैं, कौन कौन प्रमुख होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो सबसे निचला स्तर है ग्राम स्तर का। जो ग्राम स्तर का जो पंचायत होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ग्राम स्तर की जो पंचायत होती है इसमें माझी जो है ये इसके प्रमुख होते हैं। उससे ऊपर जो है परगना होता है, जो कि 15 से 20 गाँवों की पंचायत को परगना कहा जाता है।
और परगना के जो हेड होते हैं वो होते हैं परगनेत, ठीक है। ये परगना के प्रधान होते हैं। और सबसे उच्च स्तर पर जो है इस शासन व्यवस्था में, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे उच्च स्तर पर जो होता है वो होता है दिसुम परगना, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें सभी जो अलग अलग लेवल्स है इसमें किनका क्या कार्य होगा और इनके सहायक कौन होंगे और किस तरह से जो है ये पूरा शासन व्यवस्था कार्य करेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले ग्राम स्तर पर जिसके प्रधान होंगे मांझी, ठीक है। मांझी जो है तो क्लियर है कि मांझी जो है यहाँ पर गांव के प्रधान होते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था है, नाम से ही आपको समझ में आएगा कि मांझी जो है ये बेसिक लेवल पर होगा और परगना जो है उससे उच्च स्तर पर होगा। तो मांझी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये गांव का प्रधान होता है, मांझी कहलाता है। अब आता है कि मांझी का कार्य क्या क्या होता है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो मांझी का प्रमुख कार्य इस तरह से है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी जो है ये प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को करता है, ठीक है। जितना भी गांव का जो भी प्रशासनिक और न्यायिक कार्य है, जो लड़ाई झगड़े सुलझाना और जो प्रशासनिक कार्यों को देखना, ये सभी कार्य मांझी के कार्य क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद आता है कि लगान की वसूली करना। लगान की वसूली भी जो है इन्हीं के कार्य क्षेत्र में है। आगे आता है कि गांव की शासन व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी, जैसा कि अभी हमने कहा कि प्रशासनिक कार्यों को ये देखते हैं, मांझी जो है गांव के प्रशासनिक कार्यों को देखते हैं, तो इसका मतलब है कि ये शासन व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे आता है न्यायिक कार्यों को भी देखते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े, आपसी विवाद, तलाक, इस तरह के जितने भी समस्या हैं इनकी जो है इनका निपटारा करता है, सुनवाई करता है इनका। बस एक हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर शेष सभी मामलों की सुनवाई करता है कौन? तो मांझी, ठीक है। केवल हत्या जैसे गंभीर अपराध हैं ऐसे जिन पर मांझी जो है वो कोई सुनवाई नहीं करता है, इनका निपटारा ये नहीं करता है, इनके स्तर से नहीं होता है। बाकी शेष सभी जो अपराध हैं इन सभी मामलों की सुनवाई मांझी करता है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में। और साथ ही साथ दोस्तों इनका एक और कर्तव्य होता है, ये होता है विवाह संबंध स्थापित करना, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें एक और पद है जो है प्रामाणिक, जिसे प्राणिक भी कहते हैं। इसको जो है दोस्तों उप मांझी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कई बार इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव स्तर पर जो है प्रमुख कौन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मांझी जो है वो ग्राम स्तर पर प्रमुख होता है, प्रधान होता है। अब पूछा जा सकता है ऐसा कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में प्राणिक का क्या कार्य है, ठीक है। तो ये जो है ये मांझी की अनुपस्थिति में मांझी के कार्यों का संपादन करता है और इसको उप मांझी भी कहते हैं, ठीक है। मांझी के एब्सेंस में ये कार्य करता है और उसको उप मांझी के भी नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, एक और है पद है गोड़ाइत, ठीक है, जो कि मांझी का सचिव होता है, मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है और इन्हें कहा जाता है गोड़ाइत। विभिन्न अवसरों पर लोगों को एक स्थान पर एकत्रित करने का भी कार्य गोड़ाइत ही करता है, ठीक है। इनको गुड़ैत भी कहा जाता है और ये मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है। और जब भी कोई पर्व त्यौहार या किसी तरह का कार्यक्रम का जानकारी पहुंचाना हो तो ये सब जानकारी कौन पहुंचाता है? तो गोड़ाइत या गुड़ैत पहुंचाता है। और ये जो है दोस्तों लोगों को विभिन्न अवसरों पर एक स्थान पर एकत्रित करने का कार्य भी करता है। तो ये है गोड़ाइत, जो कि है मांझी का सचिव। प्रामाणिक, जिसको उप मांझी भी कहते हैं, वो मांझी की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को करता है। आगे देखते हैं, एक और पद है जो है जोग मांझी, ठीक है। तो जोग मांझी को जो है दोस्तों मांझी का सहायक भी कहा जाता है, ठीक है। ये मांझी का सहायक होता है और ये शासन संबंधी जितने भी कार्य हैं इनको अच्छे तरीके से चलाने के लिए मांझी की मदद करता है कौन? जोग मांझी। तो अभी हमने जोग मांझी के बारे में भी देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों जोग प्राणिक को, ठीक है। एक और पद है जो कि है जोग प्राणिक। जोग प्राणिक का क्या कार्य है? जोग प्राणिक जो है ये जोग मांझी की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संपादन करता है, ठीक है। जब जोग मांझी अनुपस्थित हो तो उनका कार्य कौन करेगा? जोग प्राणिक करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, मांझी जो है गांव का हेड होगा और मांझी के अनुपस्थिति में उनका कार्य कौन करेगा? तो प्राणिक करेगा। इसी तरह जोग मांझी जो है ये मांझी का सहायक होगा, ठीक है, जो कि गांव के शासन व्यवस्था को चलाने में मांझी की सहायता करेगा और इसके एब्सेंस में उसका मदद कौन करेगा? ये इनका कार्य कौन करेगा? तो जोग प्राणिक करेगा, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक। आगे हम लोग देखते हैं कि परगनैत, एक और प्रमुख जो व्यवस्था है इसमें जो है ये है परगनैत का।
तो दोस्तों परगनेत क्या है? मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांव को मिलाकर परगना का निर्माण होता है। ठीक है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परगना टर्म जो है ये क्या है? ये 15 से 20 गाँव का एक समूह है। ठीक है, 15 से 20 गाँव का एक समूह जिसको परगना कहा जाता है। अब इसी परगना का जो प्रधान होता है इसको कहते हैं हम लोग परगनेत। यानी कि परगनेत क्या है? तो परगना का प्रधान है। और परगना क्या है कि 15 से 20 गाँव को मिलाकर एक समूह बना है जो परगना कहलाता है। अब कहा जाता है कि परगनेत का क्या कार्य है? परगनेत का मुख्य कार्य क्या है कि 2 या 2 से अधिक गाँवों के बीच अगर विवाद होता है तो उसका निपटारा यहाँ पर कौन करेंगे? तो ये कार्य होता है परगनेत का। अब दोस्तों एक और पद यहाँ पर आता है देश मांझी का। ठीक है, आइए देखते हैं देश मांझी के बारे में। देश मांझी जो है ये परगनेत का सहायक होता है। ठीक है, और देश मांझी जनरली जो है 5 से 8 गांव का प्रधान होता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि परगनेत जो है ये 15 से 20 गाँव को मिलाकर जो परगना का निर्माण होता है तो उसके हेड होते हैं परगनेत। और देश मांझी जो है ये मात्र 5 से 8 गाँव के आसपास के गाँव का जो है ये प्रधान होता है। और जब मांझी किसी मामले को नहीं सुलझा पाता है तो वो मामला जाता है देश मांझी के पास। और जब देश मांझी फिर नहीं कोई मामले को सुलझा पाता है तो वो जाता है परगनेत के पास सुनवाई के लिए। ठीक है, और देश मांझी द्वारा अनसुलझे मामलों को क्या करता है परगनेत? इसके परगनेत के पास सुनवाई के लिए भेजा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग अब देख लेते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था में दिसुम परगना का क्या रोल है और दिसुम परगना है क्या। दोस्तों परगना से भी उच्च स्तर पर जो है दिसुम परगना स्थित है। ठीक है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना से भी उच्च स्तर पर क्या है? तो दिसुम परगना है। सबसे टॉप लेवल का हायरार्की है दिसुम परगना। जिन मामलों को परगनेत द्वारा नहीं सुलझाया जा सके ऐसे मामलों को दिसुम परगना को हस्तांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे मामले जो परगनेत नहीं सुलझा सका तो उनको क्या करते हैं? दिसुम परगना को हस्तांतरित किया जाता है इन मामलों को। तो अभी हमने देखा कि गांव स्तर के जो मामले होते हैं, विलेज लेवल के जो मामले होते हैं, इनको कौन सुलझाता है? तो मांझी। और जिन मामलों को मांझी नहीं सुलझा पाता है उसे कहाँ पर भेज दिया जाता है? तो देश मांझी के पास। ठीक है, जिन मामलों को देश मांझी नहीं सुलझा पाता है वो भेजा जाता है परगनेत के पास। और ऐसे मामले जिन्हें परगनेत नहीं सुलझा पाए वो भेजा जाता है दिसुम परगना को। ठीक है, उन्हें दिसुम परगना को हस्तांतरित कर दिया जाता है, उनके पास भेजा जाता है और दिसुम परगना में जो है इनकी सुनवाई होती है। अब एक और महत्वपूर्ण पद यहाँ पर है दोस्तों नायके का। ठीक है, नायके क्या है? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान जो है ये नायके होता है। ठीक है, नायके कौन है? तो गांव का धार्मिक प्रधान। किस शासन व्यवस्था में? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान है नायके। अब कहा जा रहा है कि नायके जो है ये धार्मिक अपराध के मामलों पर भी निर्णय ले सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है कुड़ाम नायके। एक और पद है कुड़ाम नायके का, और ये गांव से बाहर देवी देवताओं की पूजा करता है। ये कौन है? कुड़ाम नायके। ठीक है, ये उप नायके की तरह कार्य करता है, यानी कि नायके के एब्सेंस में कार्य करता है या नायके के सहयोगी के रूप में कार्य करता है। और गांव से बाहर देवी देवताओं की भी पूजा उप नायके या कुड़ाम नायके करता है। ठीक है, अब आता है एक भागदो प्रजा। इसमें जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है कि ये भागदो प्रजा। दोस्तों ये मांझी परगना शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जब लड़ाई झगड़ों का निपटारा किया जाता है तो उस समय गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों की सहायता ली जाती है, इनकी मदद ली जाती है, गांव के बूढ़े बुजुर्गों की मदद ली जाती है और इन्हें कहा जाता है भागदो प्रजा। ठीक है, तो ये जो वरिष्ठ लोग हैं इनको भागदो प्रजा के नाम से जाना जाता है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि ये भागदो प्रजा को छोड़ के जितने भी इसमें पदधारी हैं इन सभी को इस शासन व्यवस्था में भूमि दिया जाता है, ज़मीन दी जाती है। बस भागदो प्रजा को जो है वो भूमि नहीं मिलता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं कि इस शासन व्यवस्था के तहत सबसे हल्का दंड जो है ये है करेला दंड। ठीक है, और ये करेला दंड जो है इसमें क्या होता है, लगभग 5 से 50 रुपये तक का आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। जो दोषी होता है उनके ऊपर लगभग 5 रुपये से 50 रुपये तक का
जुर्माना लगाया जाता है। ये इस शासन व्यवस्था का सबसे हल्का दंड है, जिसको करेला दंड कहा जाता है। ठीक है, माझी परगना शासन व्यवस्था का सबसे हल्का दंड है। अब दोस्तों एक और दंड है जो कि बिटलाहा जिसे हम लोग कहते हैं, और ये इस शासन व्यवस्था का कठोरतम दंड है, सबसे कठोर दंड है। और इसमें दोस्तों यौन अपराधी जो हैं, यौन अपराधी, उनको ये सज़ा दिया जाता है माझी परगना शासन व्यवस्था के तहत, ऐसा प्रावधान किया गया है। दोस्तों बिटलाहा के तहत जो है, जो दोषी होते हैं उनको पूर्ण बहिष्कार किया जाता है, गांव से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। और बाद में अगर दोषी क्षमा याचना करे तो पूरे गांव के लोगों को जाति भोज देने पर बिटलाहा की जो सज़ा है ये खत्म की जाती है। ठीक है, तो ये सबसे कठोरतम दंड है इस शासन व्यवस्था का बिटलाहा, और सबसे हल्का दंड है करेला दंड। पूर्व में इस तरह का प्रश्न जो है ये आ चुका है जीएसएससी की परीक्षा में, तो आपको हर एक पॉइंट को जो है ध्यान में रखना है। मेरा प्रयास ये है कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सबको मैंने प्रॉपरली अरेंज करके आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो हर एक पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है कि सेंद्रा बैंसी इस शासन व्यवस्था का शिकार परिषद है। ठीक है, तो कई बार इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है या पूछा गया है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है सेंद्रा बैंसी। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि माझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है। अब दोस्तों अब हम लोग देखेंगे माझी परगना शासन व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व के परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं, आने वाले जेएसएससी जेपीएससी की परीक्षाओं में भी जो है इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ प्रश्न जो है यहाँ पर बनकर सामने आता है माझी परगना शासन व्यवस्था से। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है ये है माझी परगना शासन व्यवस्था में गाँव का जो है प्रधान कौन होता है। ठीक है, हम लोग इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे जो अभी हमने सीखा है उसके आधार पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि गांव का प्रधान कौन होता है। अभी हमने डिस्कस किया है कि माझी परगना शासन व्यवस्था का सबसे बेसिक जो पॉइंट है, जो सबसे बेसिक रूट है यहाँ पर विलेज लेवल का, वो है माझी। तो ये गांव का प्रधान कौन होता है, तो माझी होता है, इसका उत्तर हो जाएगा माझी। ठीक है, एक और यहाँ पर प्रश्न आता है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान क्या कहलाता है। ठीक है, तो परगना जो है ये गांव से ऊपर लेवल का स्तर है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परगना का प्रधान कौन होता है, तो परगना का प्रधान हमने पढ़ा था कि ये परगनैत कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा परगनैत। अगला क्वेश्चन आता है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है। ठीक है, तो गांव के धार्मिक प्रधान के बारे में भी हमने देखा कि माझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान होता है नायके। ठीक है, और ये जो है धार्मिक अपराधों पर भी फैसला देता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नायके। एक और प्रश्न यहाँ आ रहा है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में माझी की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निपटारा किनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो माझी की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निपटारा करता है प्राणिक, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, प्राणिक या प्रमाणिक जो है ये माझी की अनुपस्थिति में, माझी परगना शासन व्यवस्था में माझी की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निपटारा करता है। अगला क्वेश्चन आता है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद क्या कहलाता है। ठीक है, माझी परगना शासन व्यवस्था जो है इसमें शिकार परिषद क्या कहलाता है। कई बार इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि संथाल जनजाति के लोगों का शिकार परिषद जो है ये क्या कहलाता है, तो इसके बारे में भी हमने देखा कि सेंद्रा बैंसी नाम है इसका शिकार परिषद जो है माझी परगना शासन व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन आता है कि परगनैत के स्तर पर अनसुलझे मामलों की सुनवाई कहाँ की जाती है। अगर कोई मामला परगनैत के स्तर पर अनसुलझा रह जाए तो इसकी सुनवाई कहाँ की जाएगी। तो दोस्तों अभी हमने देखा था कि जो है गांव का प्रधान जो होता है वो होता है माझी, और माझी जिन मामलों को नहीं सुलझा पाता है वो मामले जो है देश माझी को भेजा जाता है। अगर देश माझी कोई मामले को नहीं सुलझा पाता है, देश माझी के पंचायत में नहीं सुलझता है, तो वो परगनैत को स्थानांतरित किया जाता है। अगर किसी मामले को परगनैत के स्तर से नहीं सुलझाया जा सके तो उसे भेजा जाता है दिसुम परगना में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा दिसुम परगना। दोस्तों एक और प्रश्न आता है कि माझी परगना शासन व्यवस्था का सबसे कठोरतम दंड कौन सा है। तो अभी हमने 2 दंड के बारे में डिस्कस किया था। माझी परगना शासन व्यवस्था का सबसे जो है हल्का दंड
जिसमें से लगभग 5 से 150 रुपये का 5 रुपये से 150 रुपये तक का जो है ये दंड अपराधी के ऊपर लगाया जाता है। और ये जो है ये होता है करेला दंड। और सबसे कठोरतम दंड जो होता है वो होता है बिटलाहा। तो इसका उत्तर है बिटलाहा। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, इसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में सबसे पहला पॉइंट जो है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। पॉइंट वाइज मैं यहाँ पर आपके लिए सारा चीज़ लेके आया हूँ। दोस्तों, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि ये खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था को हम लोग ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अगला जो पॉइंट है ये है कि ढोकलो का अर्थ होता है बैठक। ठीक है, ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ढोकलो सोहर का अर्थ है कि अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो है बैठक, यानी कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, खड़िया जनजाति जो है ये मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है। तो इनका जो शासन पद्धति है ये मुंडा समाज की शासन व्यवस्था के अनुसार से ही आपको देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि 1934 से 35 ईस्वी में खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया। ठीक है, जिसे ढोकलो कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1934 से 35 ईस्वी में खड़िया जनजाति के लोगों ने क्या किया कि अपने जो समाज को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल पर जो है एक महासभा का गठन किया है और इसे कहा जाता है ढोकलो। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? ढोकलो कहा जाता है। इस अखिल भारतीय महासभा को ही ढोकलो कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है ये खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है, ढोकलो का अर्थ है बैठक और सोहर का अर्थ है अध्यक्ष। ठीक है, और 1934 से 35 ईस्वी में क्या हुआ, खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए, एकजुट कर रखने के लिए इस उद्देश्य से एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया और इसे ही जो है ढोकलो कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि इस ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में विभिन्न कौन कौन से विभिन्न स्तर हैं और विभिन्न स्तरों का नेतृत्व जो है वो किनके द्वारा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्राम लेवल की, गांव के लेवल पर। गांव के लेवल पर जो है दोस्तों, गांव का जो प्रमुख होता है, प्रमुख व्यक्ति, ये होता है गांव का महतो। ठीक है, महतो जो है वो आदमी होता है दोस्तों जिन्होंने परंपरागत रूप से जिन्होंने इस गांव को बसाया था और लोग उनको कहते हैं महतो। ठीक है, तो यही इस गांव का मुख्य व्यक्ति होता है। यही ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव का मुख्य व्यक्ति होता है। खड़िया जनजाति के लोगों में गांव का मुख्य व्यक्ति को हम लोग महतो कहते हैं। आगे आता है, उससे ऊपर का जो लेवल है ये आता है खूट। ठीक है, और खूट में जो है, खूट का जो अध्यक्ष होता है वो होता है खड़िया घाट। ठीक है, तो खड़िया घाट जो है ये खूट का प्रमुख होता है। और उसके बाद खूट से ऊपर आता है दोस्तों ढोकलो। ठीक है, ढोकलो जो है इस शासन व्यवस्था का सर्वोच्च पद है। तो और इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसके अध्यक्षता करते हैं ढोकलो सोहर। जैसा कि अभी हमने देखा कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में सोहर जो है उसका अर्थ है अध्यक्ष और ढोकलो का अर्थ है बैठक। तो ढोकलो सोहर कौन होते हैं? तो ढोकलो के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि जो बैठक होता है ऑल इंडिया लेवल का, जो ढोकलो का निर्माण हुआ है उसके अध्यक्ष जो है उनको ढोकलो सोहर कहा जाता है। तो ये 3 लेवल हमने देखा। 3 लेवल कौन कौन से हैं? पहला है ग्राम लेवल, दूसरा है खूट लेवल और तीसरा है ढोकलो लेवल। ठीक है, तो ग्राम लेवल पर प्रमुख कौन है? तो महतो। खूट लेवल के जो प्रमुख हैं वो है खड़िया घाट और ढोकलो स्तर के जो प्रमुख हैं वो हैं ढोकलो सोहर। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कि इन विभिन्न स्तरों पर और कौन कौन से प्रमुख अधिकारी हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग इन सभी का जो है कार्य और दायित्व देख लेंगे। ठीक है, कार्य शक्तियाँ और दायित्व क्या क्या है इनको प्रदत्त हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में जान लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आता है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में महतो। महतो जो है ये गांव का प्रमुख होता है, गांव का मुख्य व्यक्ति होता है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में। और दोस्तों यह वो व्यक्ति होता है जिन्होंने गांव को बसाया था। ठीक है, ये वो व्यक्ति होता है जिन्होंने गांव को बसाया था। मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आगे कहा जा रहा है कि सामान्यतः यह पद जो है वंशानुगत होता है, किंतु गांव वालों की आपसी सहमति से इसे बदला भी जा सकता है। ठीक है, सामान्य रूप से क्या होता है, जो महतो का पद होता है, चूँकि जो गाँव जिन्होंने बसाया था वो उस गांव का मुख्य व्यक्ति होता है और उसके बाद उनके मरणोपरांत क्या होता है कि उनके पुत्र और उनके पुत्र, इस तरह से वंशवाद जो है इसमें चलता रहता है। ये पद जो है ये वंशानुगत होता है।
मगर यहाँ पर क्लॉज क्या है कि गांव वाले जो है आपसी सहमति से उन्हें बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्व के बारे में हमने जान लिया कि जो गांव का मुख्य व्यक्ति होता है और वो वैसा व्यक्ति होता है जिन्होंने गांव को बसाया था, और सामान्यतः यह पद तो वंशानुगत ही होता है, किंतु गांव वालों की आपसी सहमति से इसे बदला भी जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं करटाहा, जो एक पद है करटाहा, उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह गांव की शासन व्यवस्था को संचालित करता है। ठीक है, एक अन्य पद जो है यह है करटाहा। ठीक है, अभी हमने महत्व के बारे में पढ़ा। दूसरा जो पद है वो है करटाहा, और इसका कार्य होता है गांव की शासन व्यवस्था को संचालित करने का कार्य। दोस्तों उसके बाद है कि यह पद जो है ये वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में महत्व का पद जो है ये वंशानुगत होता है, मगर करटाहा का जो पद है ये वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता है। और इस पद पर किसी न्यायप्रिय व्यक्ति को, ठीक है, ईमानदार और ऐसा व्यक्ति जो रीति रिवाज का जानकार हो, इनको इस पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और इनका कार्य क्या होता है कि गांव के विवादों का निपटारा करना। ठीक है, चूँकि अभी हमने देखा कि करटाहा जो है ये गांव की शासन व्यवस्था को संचालित करता है, तो इनका कार्य होता है गांव के विवादों का निपटारा करना। और यही कारण है कि इस पद पर किसी न्यायप्रिय व्यक्ति की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ दोस्तों इनका एक और कार्य है, पूजा पाठ द्वारा ये शुद्धिकरण का कार्य करते हैं और भात भीतर का भी कार्य करते हैं। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये पद किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो रीति रिवाज के जानकार हों। ठीक है, तो करटाहा के बारे में हमने जान लिया कि गांव के शासन व्यवस्था को संचालित करता है। ये पद जो है वंशानुगत नहीं होता है, किसी न्यायप्रिय, ईमानदार और रीति रिवाज के जानकार व्यक्ति को इस पद के लिए नियुक्त किया जाता है। इसका दो प्रमुख कार्य इसका क्या क्या है कि गांव के विवादों का ये निपटारा करता है, और दूसरा है कि पूजा पाठ द्वारा शुद्धिकरण या भात भीतर का कार्य करता है। ठीक है, आगे आता है खूट। तो खूट में कहा जा रहा है दोस्तों कि विभिन्न गाँवों को मिलाकर एक खूट का निर्माण होता है। अभी हमने देखा कि ग्राम स्तर पर जो है इसका प्रधान कौन होता है, इसका प्रमुख कौन होता है, तो महतो होता है। और महतो से ऊपर लेवल का जो हायरार्की है ये है खूट का। ठीक है, ये क्या है, खूट का। और कहा जा रहा है कि इसमें से कई गांव मिलके एक खूट का निर्माण करते हैं। और इसका प्रमुख कार्य क्या है, इसका कार्य है 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच अगर कोई विवाद हो तो इन विवादों का निपटारा करना, ये इसका कार्य है, तो खूट का कार्य है। कहा जा रहा है दोस्तों कि खड़िया घाट। ठीक है, खड़िया घाट अभी हमने देखा कि खूट के अध्यक्ष जो होते हैं उन्हें कहा जाता है खड़िया घाट। तो खड़िया घाट के बारे में हमने जान लिया कि खूट का अध्यक्ष होता है ये। और खूट क्या होता है कि विभिन्न गांवों को मिलाकर एक खूट का निर्माण होता है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में दोस्तों। और इनका कार्य होता है 2 या 2 से अधिक गाँवों के विवादों का निपटारा करना। आगे हम लोग देखते हैं ढोकलो। ठीक है, ढोकलो के बारे में भी हमने बेसिकली अभी जान लिया था कि संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक जो है इसको ढोकलो कहा जाता है। अभी हमने इसके बारे में देखा था कि 1934-35 ईस्वी में क्या हुआ था कि लगभग खड़िया जनजाति के जितने भी लोग थे उन्होंने अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया था, और इन्हीं को ढोकलो का नाम दिया गया था। अब यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो कहा जाता है। ठीक है, ढोकलो का अर्थ ही है बैठक, तो जो संपूर्ण खड़िया समाज है उनका जो बैठक होता है उसको ढोकलो कहते हैं। कहा जा रहा है कि इसका आयोजन जो है ये प्रति वर्ष होता है, हर वर्ष इसका आयोजन होता है। ढोकलो का आयोजन जो है हर वर्ष किया जाता है, और इसमें खड़िया जनजाति के सभी गांव के प्रमुख प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ठीक है, ढोकलो में क्या होता है कि खड़िया समाज के जो है लगभग सभी गांव के प्रमुख व्यक्ति भाग लेते हैं। आगे देखते हैं इसके आयोजन की जिम्मेवारी किनकी होती है, तो करटाहा की इसकी जिम्मेवारी होती है इसका आयोजन करना। ठीक है, इसके आयोजन की जिम्मेवारी किनकी होती है, तो इसके आयोजन की जिम्मेवारी होती है करटाहा की। करटाहा ही जो है इसके आयोजन के बारे में जितने भी व्यवस्थाएं हैं उनकी देखरेख करता है। आगे आता है दोस्तों ढोकलो सोहर। अभी हमने देखा था कि ढोकलो सोहर जो है ये ढोकलो का अध्यक्ष होता है। ठीक है, ढोकलो यानी कि संपूर्ण खड़िया समाज का जो बैठक होता है उसका अध्यक्ष क्या कहलाता है, तो ढोकलो सोहर कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ढोकलो का जो सभापति होता है उसे हम लोग ढोकलो सोहर कहते हैं। यह संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इसका चयन कहाँ होता है, तो इसका चयन होता है, चयन के माध्यम से जो है इनको जो है ढोकलो सोहर बनाया जाता है।
और इसका चयन होता है ढोकलो में खड़िया समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है। जब ढोकलो का आयोजन होता है तो इसी समय खड़िया समाज के लोगों के द्वारा जो है ढोकलो सोहर का चयन किया जाता है। कहा जाता है कि प्रति 3 वर्ष में जो है ढोकलो सोहर का चयन होता है। अब यहाँ पर है दोस्तों कि ढोकलो सोहर द्वारा अपने मंत्रियों की सहायता से बड़े मुकदमों का निर्णय किया जाता है। ढोकलो सोहर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मंत्रियों की सहायता लेते हैं और बड़े बड़े मुकदमों का भी निर्णय करते हैं ढोकलो सोहर। अब आता है दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पद पाहन, जिसे ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में कालो के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ऑप्शंस देख के जो है घबराना नहीं है। कई बार जो है ऑप्शंस में पाहन के जगह आपको कालो देखने को मिलेगा, तो आपको समझ जाना है कि ये पाहन ही है। ठीक है, तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन, जिसे कालो भी कहा जाता है। अब ये जो है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खड़िया गांव के धार्मिक प्रधान होते हैं। ठीक है, जो खड़िया गांव होता है इनके धार्मिक प्रधान कौन होते हैं, तो पाहन या कालो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में। आगे आता है दोस्तों कि पर्व त्योहार, पूजा पाठ, शादी विवाह ये सब कराने का कार्य होता है पाहन या कालो का। ठीक है, क्या कार्य होता है, तो पर्व त्योहार, पूजा पाठ, शादी विवाह ये सभी चीज़ संपन्न कराने का कार्य किनका होता है, तो पाहन का या कालो का। दोस्तों ये सामान्यतः जो है वंशानुगत पद होता है। इनको दी जाने वाली भूमि को कहा जाता है पहनई भूमि। ठीक है, पाहन को जो है पहनई भूमि दी जाती है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में। अब दोस्तों ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के कुछ अन्य प्रमुख पदधारियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं, और कौन कौन से पदधारी होते हैं ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में, इसके बारे में जान लेते हैं। पहला जो है दोस्तों लिखाकर। दोस्तों लिखाकर जो है ये राजा का सचिव होता है, यानी कि ढोकलो सोहर जो होते हैं उनका सचिव या मंत्री का कार्य करता है लिखाकर। ठीक है, उसके बाद आता है तिंजोकर। तिंजोकर जो है दोस्तों ये राजा के खजांची होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये टर्म्स सारा याद रखना है। लिखाकर जो है ये जो है ये कौन होते हैं, तो राजा के सचिव होते हैं या मंत्री होते हैं। तिंजोकर जो है ये राजा का खजांची होता है, और देवान जो है ये राजा का सलाहकार होता है। तो आपको हर एक टर्म जो है वो याद रखना है। दोस्तों अब आगे हम लोग देख लेंगे ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अभी हमने ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था को पढ़ लिया, अब हम लोग देखेंगे ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो आने वाले जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पूर्व के कई परीक्षाओं में इन सभी सेक्शन से जो है प्रश्न आए हैं। कंपलसरी क्वेश्चंस रहता है जनजातीय शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ, तो इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ रिमाइंड करने का कोशिश करते हैं और इसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न जो है यहाँ पर बन के सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन जो हम लेके आए वो है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हमने कई बार चर्चा किया कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है ये है शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति की। ठीक है, तो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था क्या कहलाती है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ठीक है, इसके अलावे और कौन कौन सी शासन व्यवस्थाएं, प्रमुख शासन व्यवस्थाएं। पहला है मुंडा शासन व्यवस्था, और ये मुंडा शासन व्यवस्था जो है मुंडा जनजाति की है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा है परहा पंचायत। ठीक है, परहा पंचायत, ये परहा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति का है, तो उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है, तीसरा नंबर आता है ये है मुंडा मानकी। मुंडा मानकी, और ये मुंडा मान की शासन व्यवस्था किस जनजाति का है, तो हो जनजाति का शासन व्यवस्था है। चौथा नंबर आता है मांझी परगना। मांझी परगना, मांझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति का है, तो संथाल जनजाति का है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसको एक बार रिवाइंड खाली कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक और जनजातीय शासन व्यवस्था जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। किस जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो खड़िया जनजाति की। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो इसका उत्तर हो जाएगा खड़िया जनजाति। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा खड़िया जनजाति। आगे आता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूट का अध्यक्ष जो है ये क्या कहलाता है। ठीक है, खूट का अध्यक्ष क्या कहलाता है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में, तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा ये होगा खड़िया घाट। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में हम लोग देखें कि गांव के स्तर पर जो है ये महतो होते हैं, और उससे ऊपर का लेवल जो होता है वो होता है खूट, और इसका जो अध्यक्ष होता है ये होता है खड़िया घाट, और इसके ऊपर जो है ढोकलो होता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं ढोकलो सोहर।
तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खुद का अध्यक्ष क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा खड़िया घाट। अगला प्रश्न आता है कि खड़िया जनजाति में ढोकलो शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ढोकलो शब्द के अर्थ के बारे में हमने देखा था कि ढोकलो शब्द का अर्थ है बैठक और सोहर शब्द का अर्थ है, सोहर शब्द जो है इसका अर्थ है अध्यक्ष। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि खड़िया जनजाति में जो है ढोकलो शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बैठक। अगला प्रश्न आ जाता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में राजा का खजांची क्या कहलाता है। ठीक है, हमने कुछ अन्य जो प्रमुख पदधारियों के बारे में पढ़ा था ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में, तो उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है कि इसमें राजा का खजांची जो है ये क्या कहलाता है। ठीक है, तो हमने 3 प्रमुख पदधारियों के बारे में पढ़ा था। पहला था लिखाकड़, लिखाकड़, और ये लिखाकड़ कौन थे दोस्तों? लिखाकड़ जो है ये राजा का सचिव या हम लोग जिसे मंत्री कहेंगे, मंत्री या सचिव कहें, ये लिखाकड़ थे। ठीक है, दूसरे पदधारी के बारे में हमने पढ़ा था तिंजोकड़, और ये तिंजोकड़ जो था दोस्तों ये राजा के खजांची थे। ठीक है, ये राजा के खजांची होते हैं। ठीक है, तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में राजा का खजांची कौन होता है, तो तिंजोकड़ होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पदधारी के बारे में जो हमने पढ़ा था वो था दीवान, और ये दीवान कौन होता है दोस्तों? दीवान जो है ये राजा का सलाहकार होता है। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजा का खजांची क्या कहलाता है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में, तो इसका उत्तर हो जाएगा तिंजोकड़। ठीक है, बहुत आसान हो गया। अगला जो प्रश्न आता है ये है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है। ठीक है, गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है तो कौन होता है, तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा कि गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है ये होता है पाहन, और इन्हें कालो भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाहन या कालो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।